वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 से प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1 का नाम है वास्तविक संख्या। रियल नंबर, है ना। अब तक हम छोटी छोटी कक्षाओं में बाकी अन्य संख्याओं को पढ़ते चले आए हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में हमने पिछली कक्षा में आपसे चर्चा की थी, है ना। बताया था प्राकृत संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिनका उपयोग गिनने के लिए किया जाता है, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनका उपयोग गिनने के लिए, किसी भी चीज़ की या किसी भी वस्तु की गिनती करनी है हमें, तो 1 से प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4 और अनंत तक। तो ये संख्या क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्याएं। फिर आगे बढ़े तो आई पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी प्राकृत संख्याओं में हमने 0 को मिलाया तो संख्या कैसी हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। अब फिर आगे चल के पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो कैसी संख्या बन जाती हैं? पूर्णांक संख्या बन जाती हैं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। अब आगे चल के फिर वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो वे संख्या क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या। और P और Q कहाँ से लेते हैं? पूर्णांक से। कहाँ से लेंगे? पूर्णांक से। तो वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में Q ≠ 0, वे संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। P और Q कहाँ से लेंगे? पूर्णांक से लेंगे। फिर आगे चल के परमेय संख्या हो गई। फिर अपरमेय संख्या। जो संख्याएं परमेय नहीं है वो क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे √2 में 2, √2 में 3, है ना। कल को उदाहरण नहीं बता पाए थे। वर्गमूल में 2 और वर्गमूल में 3, क्योंकि वर्गमूल में 2 का मान 1.141 के बाद में अनंत तक होता है। ऐसे ही वर्गमूल 3 का मान 1.732 के बाद में चलता रहता है अनंत तक, है ना। तो कोई भी अभाज्य संख्या को वर्गमूल के अंदर लिख देंगे तो संख्या कैसी बन जाएगी? अपरमेय संख्या बन जाएगी। कैसी बन जाएगी? अपरमेय संख्या बन जाएगी। 2 कैसी है तुम्हारी? अभाज्य संख्या। 3 कैसी है? अभाज्य संख्या। इनको वर्गमूल के अंदर लिखेंगे तो ये संख्या कैसी बन जाएगी? अभाज्य संख्या, अपरमेय संख्या बन जाएगी। समझ में आ रही बात? तो यह कल तक हमने यहाँ चर्चा की थी और पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए, 9th तक यहाँ तक पढ़ के आए हैं आप। ठीक है, जो विद्यार्थी जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं हम। आइए, थोड़ा समय का ध्यान रखा करें, कोशिश किया करो समय पुराने की। तो देखो, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होगी? परमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। का संग्रह। संग्रह समझ रहे हो? यानी वहां परमेय भी हो और अपरमेय भी हो तो वो क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। तो हेडिंग लिखिएगा आप, वास्तविक संख्या। प्रश्नावली 1 का नाम है वास्तविक संख्या। रियल नंबर। लिखो
परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का संग्रह, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। इस बात का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। यानी कि जो कल तक हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे परमेय संख्या, तो प्रत्येक परमेय संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या। और प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होगी? दूसरा सुनो, प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या होगी। बताओ, मैं बोल रहा हूं प्रत्येक, गौर से सुनना दोबारा से, प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो अब मैं पूछूंगा आपसे, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है? नहीं हो पाएगी। वास्तविक में क्या होगा? परमेय और अपरमेय दोनों होंगे, परमेय प्लस अपरमेय, ये दोनों को मिला दिया जाएगा। तो ये मानो ये परमेय का गोला है और ये किसका गोला है? अपरमेय का गोला है। इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा? वास्तविक संख्या बनेगा। बात समझ में आ रही है? ये मैं आरेख बना के बता रहा हूँ। ये मानो परमेय संख्या का आरेख है और ये अपरमेय का है, तब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या बन रहा है? वास्तविक। अब मेरा प्रश्न था आपसे, इधर आ जाओ, उधर पीछे इधर आ जाओ, दिखना चाहिए। तो और बाकी के सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है? उधर खड़े होकर पीछे निकल के आओ, यहाँ जाओ। ये देख लिया करो, आपको दिख रहा है, नहीं देखे तो बता दिया करो, काफी जगह भी और उधर भी है। हाँ, परमेय तथा अपरमेय संख्या का संग्रह वास्तविक संख्या। मैंने बोला प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक हो रही है, प्रत्येक अपरमेय वास्तविक हो रही है। तो क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय होगी? क्योंकि वो यहाँ भी है ना। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय होगी? नहीं होगी, है ना। पर लेकिन प्रत्येक परमेय वास्तविक होगी और प्रत्येक अपरमेय कैसी होगी? वास्तविक होगी। ठीक है, आगे नीचे डैश लगा के लिखो, डैश लगा के लिखो, इसे R से व्यक्त करते हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं, कैपिटल लिखना। इसे R से व्यक्त करते हैं। ऐसा तो नहीं है किसी को जिसको दिख नहीं रहा होगा बोर्ड, दिख रहा है? ठीक, इसे R से व्यक्त करते हैं। आइए, कैसे लेट हो रहे हैं? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के और कहाँ रहेगा तुम्हारे साथी? ये भी सिस्टम है, घर से निकल आते हैं लेकिन यहाँ टाइम पर नहीं आ पाते हैं। चलो कोई नहीं, इधर देखो। अब देखो R में क्या होगा? R के उदाहरण लिखें हम, तो देखो 5/3 कैसी संख्या है? ये परमेय। परमेय है तो वास्तविक भी होगी। मैं कहूँ 0, 0 कैसी है? परमेय, वास्तविक भी होगी। वर्गमूल में 2 कैसी है? अपरमेय, वास्तविक भी होगी। वर्गमूल में 3 अपरमेय है तो वास्तविक भी होगी, इत्यादि।
लिखो। उदाहरण में लिखो, यानी कि सभी परमेय और अपरमेय, कोई भी परमेय हो और अपरमेय हो, वो सब क्या होंगी? वास्तविक संख्या होंगी। बोलो, इतनी सी बात समझ में आई? हाँ जी, लिख लिया सभी ने? अब अगला टॉपिक है आपका अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो अब ऐसा करो, बोलो कॉपी को तो साफ करना। अगली हेडिंग लिखो, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। तथा यह गुणनखंड अभाज्य, मैं मतलब समझाऊंगा, अभी लिखें आप पहले। तथा अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम के बिना अद्वितीय होता है। पहले लिख लें सभी विद्यार्थी, फिर मतलब समझाऊंगा मैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम के बिना अद्वितीय होता है। देखिएगा, पिछली वर्ष अर्धवार्षिक परीक्षा में यह प्रश्न 1 नंबर में पूछा गया था।
प्रश्न आया था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, या वो ऐसे कहे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखो। समझ रहे हो ना कहने का मतलब, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखो। तो कई विद्यार्थी पूछ रहे ये क्या होता है ना, ध्यान भूल के पहले इतना पढ़ाया, उसके बाद में नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या को, गौर करना, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। यानी कि जो भी भाज्य संख्या होगी, प्रत्येक भाज्य संख्या होगी, उसके क्या किया जा सकते हैं, गुणनखंड क्या किए जा सकते हैं, गुणनखंड। और गुणनखंड कैसे, अभाज्य गुणनखंड। कैसे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, जो हम पढ़ते हैं गुणनखंड करते हैं ऐसे करके, जो गुणनखंड करते हैं वो कैसे गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड ही होते हैं। अच्छा, इनको अभाज्य गुणनखंड ही क्यों बोलते हैं। देखो, गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, गुणनखंड समझो पहले, खंड, खंड का मतलब टुकड़े, और किसके रूप में, गुणा के रूप में। गुणा के रूप में क्या हो जाते हैं, उसके टुकड़े हो जाते हैं। जैसे लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। 8 के गुणनखंड क्या लिखते हैं अपन, 2 गुणा 2 गुणा 2। गुणा के रूप में क्या हो गए, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। और वे सभी संख्याएं कैसी होंगी, यहाँ पर जो भी संख्याएं आती हैं गुणनखंड करते समय, वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं, यहाँ जो भी संख्या आएंगी तो वो कैसी संख्या होंगी, इसीलिए इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रमेय क्या कहना चाहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या का क्या किया जा सकता है, गुणनखंड। क्या किया जा सकता है, गुणनखंड। बात समझ में आ रही है। प्रत्येक जो भी भाज्य संख्या होगी उसका हम क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी ले लो आप भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं, समझ रहे हो कैसी लेनी है, भाज्य। भाज्य और अभाज्य तो मतलब समझते ही आपको बताया था मैंने। हाँ, जिसको भाज्य और अभाज्य का मतलब नहीं समझ में आता हो तो एक वीडियो पुरानी डली हुई है, मैं उसको डाल दूंगा और दोबारा से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के लिंक में भी डाल देंगे। देखो, कोई भी भाज्य संख्या, जैसे मैंने लिखा आपके उदाहरण के लिए 10। 10 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 से ये कितना आ जाएगा, और 5 एकम ये तो हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण लिखा है मैंने आपके सामने। तो 10 भाज्य संख्या है, तो प्रत्येक कोई भी भाज्य संख्या ले लो, यहाँ उसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यही निकल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या का क्या किया जा सकता है, गुणनखंड। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड, जो भी गुणनखंड आएगा, जो अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। यानी कि इनका क्रम कैसा होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय का अर्थ समझते हैं, यूनिक, एक ही होगा क्रम। कैसा होगा, एक ही होगा। पहले 2 आएगा, 5 नहीं आएगा। पहले कौन आएगा, 2 आएगा। मैं और भी कोई संख्या लिखूं आपके सामने, जैसे 18 लिखा मैंने, तो 18 में पहले 2 का भाग जाएगा कितनी बार, और है ना। तो पहले गुणनखंड करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि पहले 3 लिख दो आप, पहले कौन लिखोगे, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, 3। आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। पहले छोटी संख्या होती है, उसके बाद में फिर बड़ी संख्या होती है। तो आपको मुख्य बात यह है कि लाइन याद होनी चाहिए। पिछली साल अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया 1 नंबर में, समझ रहे हो ना। अब की बार फिर पूछे तो दिक्कत नहीं आएगी, लाइन याद होनी चाहिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। याद रह जाएगी, 1-2 बार लिख के याद करोगे घर तो याद रह जाएगी। ठीक है, आगे बोलो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 होगा। हाँ जी, देखो एग्जाम्पल नंबर 1 निकालो।
एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। आपको 4 की घात n पर विचार करना है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। देखो, पहले प्रश्न का मतलब समझना है ना। इधर ध्यान दो, पीछे से इधर देखो। 4 की पावर n पर विचार करना है, 4 की घात n पर क्या करना है आपको? विचार। यहाँ जो n लिखा हुआ है, इस n का मतलब क्या है? कोई भी प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है। आपको बताना है क्या 4 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए अंक शून्य पर समाप्त होता है या नहीं। इसके कहने का मतलब है कि 4 की घात n की जगह पे 1 लिखूं, n की जगह पे 2 लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं। तो 4 की घात 1 का मतलब क्या होता है? बोलो 4। 4 की घात 2 का मतलब क्या होता है ना? 4 गुणा 4 फूल है ना। इसका मतलब क्या होता है? 64। ठीक है। और 4 की घात 4 का कितना हो जाएगा? 4 का और गुणा कर दो, 5 16 की 66 लागिए, 6 4 24 25 256। नहीं बस मतलब देखो पने देखो, हमें विचार करना है 4 की घात n पर, और n क्या है? प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या ले सकते हो, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। तो 4 की घात n पर विचार करना है, n प्राकृत संख्या है। तो n के किस मान के लिए, यानी n का हम ऐसा कौन सा मान रखें कि 4 की पावर n कहाँ समाप्त हो? आगे कोई और संख्या हो और लास्ट में कितना होना चाहिए? 0। यानी हमने ट्राई कर रहे हैं कि 4 की घात 1 रखी तो 4 बन रहा है, 4 की घात 2 बन के कितना बन रहा है? 16। 4 की घात 3 बन के 64 बन रहा है, 4 की घात 4 बन के 256 बन रहा है। तो n का मान ऐसा क्या रखें कि लास्ट में क्या आ जाए? 0। n का ऐसा क्या मान रखें कि संख्या शून्य पर समाप्त हो जाए। पहले ये बताओ, प्रश्न समझ में आया? प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि 4 की पावर n पर विचार कीजिए। n का मतलब कोई भी प्राकृत संख्या है, n का मान हम यहाँ क्या रखें कि लास्ट में क्या आ जाए? 0, या संख्या शून्य पर समाप्त हो जाए। ये बात चेक करनी है आप, ठीक है। अब देखो, कोई भी संख्या यदि शून्य पर समाप्त होती है, कोई भी संख्या यदि शून्य पर समाप्त होती है और हम उसका गुणनखंड करें तो उसके गुणनखंड में 5 जरूर आएगा। ताकि देख लो 10 है, 10 के गुणनखंड करो तो कितना आएगा? 20 है, 20 का गुणनखंड करो कितना आएगा? 5। कोई भी संख्या ले लो, 100 ले लो, 100 उसके गुणनखंड करेंगे तो उसके गुणनखंड में 5 जरूर आएगा। भाई 10 कैसे बनता है? 2 गुणा 5 से। 0 का मतलब क्या हो गया? 10। अब 10 कैसे बनेगा? 2 गुणा 5। यदि कोई अंक संख्या है, उसका लास्ट अंक या इकाई अंक 0 है, तो उसका गुणनखंड करेंगे तो वहां 5 तो आना ही आना है। और कोई भी आए, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन 5 तो आएगा ही आएगा। जैसे मैं ये भी बोल सकता हूँ, कोई भी सम संख्या है तो उसके गुणनखंड में कौन आएगा? 2। कौन आएगा? 2 आएगा, क्योंकि सम संख्या वही होती है जिसका गुणनखंड 1 क्या हो? 2, या 2 का उसमें भाग जा रहा हो। तो 10 है, 10 में कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में कौन आएगा? 5 जरूर आएगा, ये बात ध्यान रखना। या आप ऐसी कोई मेरे को संख्या बता सकते हो तो 0 पर समाप्त हो रही हो और उसके गुणनखंड में 5 नहीं आया, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा, 5 आएगा ही आएगा। आगे इतनी सी बात समझ में? कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में कौन आएगा? या फिर उसका 5 का भाग जाएगा ही जाएगा। ये समझो, कोई भी ये समझो, तुम सबको छोड़ के कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसमें 5 से काट सकते हैं, उसमें 5 का क्या जाएगा?
5 का भाग जाएगा तो 5 उसके गुणनखंड में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी संख्या क्या है, 4 की पावर n है। 4 की पावर n के क्या करें हम, गुणनखंड करें। तो 4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 इंटू की होल पावर, भाई 4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 की घात n की जगह पर घात n। अब 4 की पावर n के गुणनखंड करने पर हमें 2 गुणा 2 की होल पावर n मिल रहा है। क्या इसमें आपको कहीं 5 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, 5 नजर नहीं आ रहा है। 5 नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की पावर n का मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। कहने का मतलब साफ साफ ये है कि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसमें 5 का क्या जाएगा, 5 का भाग जाएगा तो उसके गुणनखंड में 5 आएगा। या 5 नहीं आ रहा है तो आप n का कोई भी मान रख के चेक कर लो, कोई भी मान रख लो, 100, 200, 2.5 लाख, 5 लाख, लास्ट में 0 नहीं आएगा। समझ रहे हो, लास्ट में 0 नहीं आएगा। बोलो बात समझ में आई, एक बार लिखें तो वो और आएगी अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 1 लिख के लिखो, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, समाप्त होती है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। तो उसमें 5 का भाग जाएगा। अर्थात उसके गुणनखंड में उसके गुणनखंड में 5 विद्यमान होगा। अर्थात उसके गुणनखंड में 5 विद्यमान होगा। हाँ, इतनी सी बात लिखी है, इसका मतलब समझ में आया। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसमें क्या होगा, 5 का भाग जाएगा, है ना। कोई भी संख्या 0 हो तो हम उसको 5 से काट सकते हैं ना। तो 0 पर समाप्त होती है तो उसमें 5 का भाग जरूर जाएगा। 5 का भाग जाएगा तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि उसके गुणनखंड में कौन आएगा, 5 आएगा। अब देखो आगे, यहाँ 4 की पावर n बराबर 2 गुणा 2 की होल पावर n, ये देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है, 4 की पावर n बराबर 2 गुणा 2 की घात n। यहाँ 4 की पावर n बराबर 2 गुणा 2 की होल पावर n, दो की होल पावर n में 5 विद्यमान नहीं है, में 5 विद्यमान नहीं है। नहीं है इसलिए किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, इसीलिए किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की घात n, 4 की घात n का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा।
4 की घात n का अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। हाँ, कहाँ से बोलो? इसीलिए 4 की घात n, क्या बोला लिखा है? 4 की घात n, कहाँ से बोलना है? इसीलिए से बोलना है। हाँ, इसीलिए किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए लिख लो आराम से। इसीलिए किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की घात n का अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अच्छा, ये भाषा समझ में आई क्या? हाँ जी, आई भाषा समझ में? इसमें भाषा का खेल है। भाषा लिखाई है, वो बात समझ में आनी चाहिए। भाषा मैंने बिल्कुल अपने शब्दों में बोली है। बातें नहीं करोगे आपस में। कोई भी डिस्कस करना है बोलो, समझ में नहीं आया हो तो आपस में बात नहीं करोगे। देखो, कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है, मैंने क्या लगाया अपने, रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसमें 5 का क्या जाएगा? भाग जाएगा। ये बात तय है, आप जानते हैं। 5 का भाग जाएगा तो 5 उसके गुणनखंड में भी आएगा। यहाँ हमारी संख्या क्या है? 4 की घात n, इसके गुणनखंड में 5 आ रहा है। अभी यार हमने क्या कहा था कि जो भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी उसके गुणनखंड में कौन आएगा? यहाँ 5 आ रहा है, तो टाइप हो जाएगा ये समाप्त शून्य पर। आप n तो कोई भी मान रख लो, ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 1.1 का एक प्रश्न है, वो ये है कि 6 की पावर n, कौन सा प्रश्न है? 5वां। 1.1 का 5वां प्रश्न है इसी प्रकार कि 6 की पावर n के अंक पर विचार कीजिए, है ना। और क्या 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं? जस्ट यही है। यहाँ तो 4 की पावर n का है, यहाँ क्या बोल दिया है? 6 की घात n बोल दिया है। बताओ ये होगा? ये भी नहीं होगा। क्यों? इसके गुणनखंड क्या करें होंगे? 2 गुणा 3 की घात n। क्या आपको यहाँ 5 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए ये 6 की पावर n भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बात समझ में आई? आगे सबके समझ में? तो इस प्रश्न को आप घर जाके क्या करेंगे? लिख लेंगे। क्या लिखना है? यही भाषा लिखनी है कि यदि कोई संख्या का अंक शून्य पर समाप्त होता है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग जाएगा तो उसके गुणनखंड में 5 विद्यमान होगा। यहाँ 6 की पावर n बराबर 2 गुणा 3 की घात n में 5 विद्यमान नहीं है, इसलिए 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। लिख लोगे ना? करके देखेंगे, ना आएगा तो फिर कल चर्चा करेंगे, लेकिन इसको जरूर करके देखेंगे। अब आगे देखो, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है बोलो? हाँ जी, अब थोड़ा सरल आ जाएगा, है ना। अच्छा, अब तक कठिन था, है? कुछ कठिन नहीं है। इसको घर जाके 1-2 बार पढ़ोगे, अपने आप सरल लगने लगेगा। थोड़ा सा भाषा पहली बार देखा है, और ये क्या है, आप कर चुके हैं ऐसा। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात करो। 6 और 20 से 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF व LCM ज्ञात करना है। देखो भाई, इसको ढंग से समझ लो। तुम्हारी ये समझो 1.1 पूरी हो गई। इस प्रश्न को ढंग से समझ लो तो ये समझो 1.1 प्रश्नावली पूरी हो गई। सभी विद्यार्थी इधर ध्यान देंगे। लिखने के लिए आपको बाद में समय मिलेगा, तब आप लिख सकते हो आराम से। तो देखिएगा, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड। पहले नंबर क्या करना है आपको? अभाज्य गुणनखंड। और उम्मीद है गुणनखंड सभी विद्यार्थियों से आते होंगे, कक्षा 8 में पढ़ के आए।
है ना। तो देखिएगा 6 के गुणनखंड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा, और 3 एकम 3। तो 6 के गुणनखंड को मैं क्या लिख लूंगा, 2 गुणा 3। इतना तो सभी जानते हैं, नॉर्मल सी कहानी। 20 देखो, 20 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा, कितना हो जाएगा, 5, और 5 एकम 5। तो 20 को क्या लिख लेंगे हम, 2 गुणा 5। यहां तक किसी भी प्रकार की समस्या किसी विद्यार्थी को बोलो हो तो बताऊं गुणनखंड और भी ढंग से। हाँ जी, समझ में आया क्या, आपसे तो नहीं आया। गुणनखंड देखो 6। अब अरे कोई दिक्कत, देखो एक बात ध्यान रखना, पूछने से डरना मत कभी भी, कोई भी प्रश्न हो पूछना, है ना, शर्माना नहीं है। आपको शर्माने का मौका मिलेगा आगे जाके, अभी फिलहाल नहीं शर्माना है, ठीक है ना। प्रश्न पूछने में शर्माते हैं, समझ में ही नहीं आता है, आगे मौका मिलेगा कभी तब शर्माना, फिलहाल नहीं, ठीक है। नहीं आ रहा है निसंदेह होकर के पूछें, है ना। मैं बताऊंगा पूरी अच्छी तरीके से बताऊंगा, पूछा बिल्कुल। देखो समय तो नहीं हो गया, किसी का लेट हो रहा हो अभी तो नहीं, किसी को जाना हो, कितना हो गया टाइम, ठीक चलो हो जाएगा। इधर देखो, परेशान ना। 6 सम संख्या है या विषम संख्या, सम संख्या। कई संख्या है, सम संख्या हो हमेशा 2 का भाग देना है। 2 का भाग दो, 6 में कितना जाएगा, 3, और 3 में कितने का जाएगा, 3 एकम 3। तो 6 को क्या लिख लेंगे हम, 2 गुणा 3 लिख लेंगे। समझ में आई बात। आगे कौन सी संख्या है, 20, है ना। 2 में 20 का भाग दोगे 10 आएगा, 10 भी सम संख्या है, तो 2 का भाग दोगे कितना आएगा, 5 एकम 5। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस बात से क्या मतलब निकला, आज के बाद में पूछ लेना कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो, ठीक है। ये मत समझना ज्यादा से ज्यादा हाँ मैं कुछ कह दूंगा या तेरे से डांट लगा दी जाएगी, लेकिन समझ में तो आ जाएगा। ये मत समझना बेइज्जती हो जाएगी, क्या बेइज्जती हो जाएगी, कुछ बेइज्जती नहीं है। ये समझो क्लास में मैं हूँ और तुम हो, बस, बाकी कोई यही नहीं। तुम तो पूछ सकते हो ना समझे होकर के। तो देखिएगा 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3, और 20 के क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 5 हो जाएंगे। अब देखो HCF कैसे निकालते हैं। अच्छा, HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है महत्तम समाप्य वर्तक। क्या होता है, महत्तम समाप्य, हाई कॉमन फैक्टर, महत्तम समाप्य वर्तक, है ना, जिसको और शॉर्ट में बोले मस। क्या, मस। मैं कल इसकी और आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल अलग से, पहले प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है, मस। और एक होता है LCM, लघुत्तम समाप्य वर्तक, यानी कि लस। क्या, लस। समझ में आ रही बात। तो देखो HCF फिलहाल तो आप ये देखो HCF कैसे ज्ञान, मैं बाकी बाद में इसकी परिभाषा भी लिखाएंगे, चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। HCF कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों में होना चाहिए। यानी कि 6 के गुणनखंड 6 और 20 में देख रहे हैं, तो ऐसी संख्या देखनी है जो 6 में भी हो और 20 में भी, 6 में भी और किस में हो, कौन आ रहा है, और कोई और भी है कोई, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है 3, यहाँ 5 है। तो अब तो यहाँ 2 अध्ययन, यहाँ 2 अध्ययन नहीं, ये जोड़ा बन गया पहले से, तुम यो बना दिया जो भी संगम, ऐसे नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना, कहने का तुम ये चाहे ये भी करके बना दो, ऊपर 2 है तो ये बन तो गया, दोबारा नहीं लेंगे इसको। HCF में कोई समस्या, दोनों के गुणनखंड में देखना है, 2 संख्याएं तो 2 के में देखना है, जैसे हमारे पास 3 संख्याएं तो कितने में देखना है, 3 के में देखना है। तो देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो HCF कितना आ गया,
तो आ गया। कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को? एचसीएफ में सीधा सीधा दोनों में होगा, वही होगा एचसीएफ। और मान लो एक और जहाँ 3 होता, जहाँ 5 होता मान लो, तो क्या आ जाता है इसके उड़ा के रूम में? 5 और आ जाता, 5 में 10 हो जाता उड़न में। यहाँ कोई नहीं है, 2 है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। अब देखो एलसीएम, एलसीएम में थोड़ा सा अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। एलसीएम में क्या करना पड़ता है? इसको दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा। और दूसरे तरीके से कहते 2 की घात कितनी है वहां? 1। कितनी है? 3 की घात कितनी है? 1 है। यहाँ 2 की घात कितनी है? 5 की कितनी है? ऐसा करने में दिक्कत? 2 की घात कितनी है यहाँ? 3 की घात कितनी है यहाँ? यहाँ 2 की घात कितनी बन रही है? 5 की घात कितनी बन रही है? 1। ठीक है। अब एलसीएम में क्या होता है? उच्चतम घात को लेते हैं। कौन सी घात को? और ध्यान रखना इसमें सभी अंक आएंगे, जितने भी अंक होंगे वो सभी अंक आएंगे। तो देखो यहाँ 2 की घात कितनी है? और 2 की घात 2। फिर 1 है क्यों लेगा? कितने को लिया जाएगा? समझ रहे हो? तो 2 की घात क्या लेंगे? देखो 2 की घात 1 भी है मेरे पास, 2 की घात 1 को नहीं लेंगे, फिर को नहीं लेंगे? 2 को लेंगे। 2 की घात 2 ले लिया, गुणा 3 की उच्चतम घात कितनी है? 1 है क्या? 1 को लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 5 की उच्चतम घात कितनी है? 5 नहीं, 1 ही है। देखो 2 भी आ गया, 3 भी आ गया और 5 भी आ गया। लेकिन तुम क्या जी क्यों नहीं लिया? 2 की घात 1, इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ 2 की घात उच्चतम कौन सी है? 3 की घात 1 और 5 की घात 1। तो 2 की घात 2 का अर्थ कितना है? 4। कितना हो जाएगा? 4। 5 3 15 और 15 चौको 60। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। और एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। 2 सॉरी, एचसीएफ कितना हो जाएगा? और एलसीएम कितना हो जाएगा? बोलो इतनी सी बात समझ में आई? लिखो पहले।